वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अब्सार आलम लाइव, जिसपे कि आपके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एपिसोड क्यों कहा है मैंने? एपिसोड इसीलिए कहा है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात मैंने जब किया वो काट लिया उन्होंने, आपके प्रोड्यूसर साहिबा ने। तो मेरा एपिसोड होता है ड्रामे का, ठीक है, जस्ट सीजन का होता है, जिसपे मैंने ये कहा आजकल था कि ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं चल रही यहाँ पे। और लेकिन हाँ, पाकिस्तान की सियासत जो है नेटफ्लिक्स सीरीज से कम तो है, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत ही ऐसी ही है। और अब आप देखें अमेरिका की सियासत देखें, वो सबसे आगे उन्होंने वो नया ही उन्होंने एक एपिसोड शुरू किया हुआ है ट्रम्प के आने के बाद। और आज वो कांग्रेसमैन जो विल्सन, नाम याद हो गया सबको पाकिस्तान में, तो इतने ज्यादा लेटर्स इतना वो उन्होंने अब लेटर लिख दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प को और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वहां के वजीर खारजा, उनको लिख दिया खत कि इमरान, और वहां उन्होंने वैसे वही बातें लिखी हैं कि मेरे इमरान खान से इख्तलाफात हैं, वो चीन के बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हालांकि नहीं करते, वो रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है उसके उनके हवाले से जो पॉलिसीज हैं उनसे डिसएग्री करता हूं, लेकिन फिर भी इनकैर्सुलेशन नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तार हैं। और वो तो बड़ा मेरे ख्याल से जो विल्सन पे पैसा लगा हुआ है नजर आ रहा है। जैसे हम नहीं करते होते थे असाइनमेंट्स के लिए कोई एक चीज एआई से थोड़ी सी हेल्प लेके लिखवा ली और उसके बाद हर जगह पे कॉपी पेस्ट कर दी, थोड़ा सा ऊपर चेंजेस करके, थोड़े से नीचे चेंजेस करके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट ऑन कैमरा। आप पता चले लोगों को कि जेन जी जो है कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट्स करती है और काम करती है। हम स्मार्ट नहीं, देखें, नकल मारने को नकल मारना ही कहते हैं, चाहे स्मार्टली नकल मारे। एआई से हेल्प लेना वो यही है ना। पहले सिर्फ आई होता था, अब एआई है। खैर ये फर्क हो गया। तो अच्छा, खैर उस पे मैं बता रहा था अमेरिका की, तो एक तो वो खच गया और एक और बड़ी मजे की बात हुई है। क्या? अमेरिका से और उसका ताल्लुक खान साहब से और पाकिस्तान से। हाँ, वो जिस तरफ आप आ रहे हैं उस हवाले से बात कर लेंगे। IMF मिशन की आप बात कर रहे हैं। जी IMF मिशन पे तो आया हुआ है, साथ खान साहब को रिहा भी करवाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। ये कैसी अच्छी बात आपको मैंने बताई है। ये करते हैं इस पे बात। पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज है मेरे ख्याल से, उस पर बात कर ली जाए। काशिफ अब्बासी साहब मेरे बड़े फेवरेट भी हैं, आपको पता ही है। आप बड़ी होकर काशिफ अब्बासी बनना चाहती हैं शायद। नहीं तो अच्छा चले वो जी हाँ, क्या हुआ? ऑफेयर हो गए हैं शायद, इस तरह की खबरें आ रही हैं। आर दे फॉर रियल? है ऐसी कोई खबर? हाँ देखिए, कल प्रोग्राम नहीं किया उन्होंने अपना। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं पाकिस्तान में सियासत जो है ना, या रेल है या जेल है। रेल मतलब या आप ट्रेवल कर रहे होते हैं शान से, या फिर जेल में होते हैं। तो जो सहाफत है ना, वो भी है, या गालियां हैं या तालियां हैं। तो अब और ये तो होगी एक, आपसे मैंने लाइट गुफ्तगू कर रहा था। ऑन अ सीरियस नोट, ये बात दुरुस्त है, काशिफ अब्बासी साहब ऑफर हो गए। मेरी उनके एक फैमिली मेंबर से बात हुई है। अच्छा। और उन्होंने कंफर्म किया है जुमेरात को जो उनका प्रोग्राम था ARY पे, उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं और दबाव आना शुरू हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप के तौर पे उनको ऑफर किया गया है। इसके बाद क्या होता है या क्या नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये कि एक बुरी ट्रेडिशन है जो बहुत सालों से पाकिस्तान में चल रही है। कभी एक साइड की बारी आती है, कभी दूसरी साइड की बारी आती है। और मैं समझता हूँ काशिफ अब्बासी से मेरा खैर बहुत दोस्ती भी मेरी बहुत है, मेरे छोटे भाइयों की तरह है। और 23 साल से वो ARY के साथ है, इतना लंबा अरसा। और अब आप आके ये मुश्किल में, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी खैर हुआ था। तो 23 साल पहले जब उसने प्रोग्राम शुरू किया था, पहला प्रोग्राम जो उसने ARY के लिए किया था, तो वो मेरे साथ उसने किया था। मतलब मैं उसका एनालिस्ट भी था, गेस्ट भी था, उसका को होस्ट भी, सब कुछ ही मैं था। तो मैं उस वक्त टीवी में नहीं होता था, मैं उस वक्त अखबार का एडिटर था, द नेशन का। तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली ARY पे प्रोग्राम करने की, काशिफ को। तो उसने मुझे कहा कि अब्सार भाई जरूरत पड़ गई है। मैंने कहा मैं हाजिर। हमने छत पे बैठ के ARY की वो पहला प्रोग्राम उसका किया। तो आज उस पर पाबंदी लगी है, तो मुझे इस पर अफसोस है बहुत। और मेरी दुआ है और मेरी कोशिश है और मेरा ख्याल है कि बेटर सेंस वुड प्रिवेल। काशिफ अब्बासी इज वन ऑफ द सेनेस्ट एंकर पर्सन इन दिस कंट्री। और उनकी अपनी पसंद नापसंद है, उसका हक है, और उसकी एक सियासी राय भी है, ये भी उसका हक है। लेकिन उसने अपने प्रोग्राम को हमेशा बहुत बैलेंस रखा है और बैलेंस रख के चलाने की कोशिश की है। हाँ, ARY के जो अपने मसाइल हैं, और ARY ने, ये मैं सारी बातें इसके बावजूद कह रहा हूँ कि ARY ने मेरे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया, बहुत झूठ फैलाया मेरे खिलाफ। और
उसका फैसला तो इंशाल्लाह आखिरत में होगा, जब मैं ARY के मालिकान बाप बेटे का गिरबान पकड़ूंगा। मेरा तो आखिरत पे ईमान है, उनका है या नहीं है आई डोंट नो। तो वहाँ होंगे तो पकड़ूंगा गिरबान। उन्होंने जितना झूठ मेरे खिलाफ फैलाया, बहतान फैलाया, लेकिन उस दौर में भी जब ये बिल्कुल पागल हुआ था ARY, और ताकत के नशे में, पैसे के नशे में, पैसा बहुत है इन लोगों के पास ना, तो इनको तकब्बर है बहुत ज्यादा इस पैसे का और ताकत का, क्योंकि उस वक्त जर्नैल जितने थे उन सब ने इनको कंधों पे उठाया हुआ था, इन्होंने जर्नैलों के कंधे पे उठाए हुए थे। तो वो उस वजह से ये अपने आप को जमीनी खुदा समझते थे ARY के मालिकान। उस दौर में भी काशिफ अब्बासी ने बहुत बैलेंस रखा, और उसने अगर कभी उस टीवी चैनल पे किसी ने जुल्म को क्रिटिसाइज किया तो वो काशिफ अब्बासी होता था उस दौर में भी। तो इतना उसने बैलेंस रखा। अब जाहिर है, मैंने कहा उसकी एक राय है, मैं उसे एहतराम करता हूँ, तो लेकिन ये बहरहाल ज्यादती है, और ज्यादती इस सेंस में भी है कि आप देख लें ARY के मालिकान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले भी इस मुल्क में इन्होंने झूठ और नफरत फैलाई, और जिन लोगों के जरिए अपने टीवी चैनल पे फैलाई वो आज भी उनके साथ हैं, वो नहीं ऑफ एयर हुए, वो हैं, उनका सब कुछ सही चल रहा है। इसकी क्या वजह, क्या है, मुझे नहीं इसकी समझ आ रही। मुझे वही समझा सकते हैं किस तरह मफादात किस तरह जुड़े हुए हैं किस के, और ARY के पास ऐसे कौन से वीक पॉइंट्स हैं ARY के मालिकान के पास, उन लोगों के जो ताकत में हैं, कि वो मालिकान को तो पूछते नहीं है, लेकिन सहाफ़ी जो हैं काम करने वाले, उनके खिलाफ इस तरह के एक्शन होते हैं। तो ये जैसे आपने कहा, ये मेरी दुआ है, उम्मीद है कि वो जल्द वापस आएंगे। उनके पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर फैक्ट्स की बेस पे आप एक जर्नलिस्ट को ऑफर करें तो ये बहुत एक आई गेस क्रिमिनल चीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमिंग ऑन टू हमारा आज का दूसरा टॉपिक, क्रिमिनल चीजें तो बहुत सारी हैं इस मुल्क में ना। बिल्कुल। तो जब आप when you rule by sword you die by sword, when you live by sword you die by sword। ठीक, तो ये खान साहब को हम समझाते थे। मेरा आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ 2024 से जिंदगी नहीं शुरू हुई, जो 2024 पे क्रिटिसाइज करे, चाहे जज हो, जर्नैल हो, एंकर हो, सियासतदान हो, वो 2018 को क्रिटिसाइज करे, वो माफी मांगे अपने रोल पे पहले कि हमने वो गलत किया, हमें नहीं करना चाहिए था, और फिर वो मुझसे कम अज कम फिर आगे कहें कि तुम 2024 को गलत कहो। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ पिछले 78 साल में पाकिस्तान में यही हो रहा है। इस निज़ाम ही को बदलने की हम कोशिश करते रहे हैं। मैं तो 30 साल 35 साल से कर रहा हूँ, और दूसरी साइड पे जो लोग थे उनकी आंखें अब खुली हैं 2024 में, तो उन्हें पता होना चाहिए जिंदगी 2024 से पहले भी थी, जुल्म 2024 से पहले भी होते थे, लोगों को गोलियां 2024 से पहले भी मारी जाती थी, गिरफ्तारियां भी होती थी, घरों में भी घुसा जाता था। तब आप लोग छत पे चढ़ के बाजे बजाया करते थे, तब हम आपको कहते थे ये ना करें, और आज हम नहीं कर रहे। हम कम से कम वो नहीं कर रहे जो आप कर रहे थे ना। मुल्क से फरार होते हैं हम, और वहां जाके फिर झूठ बोल के फिर डॉलर कमाओ, ये भी ना करें। बिल्कुल ठीक है। हमारा दूसरा सब्जेक्ट आज का वो है CSS के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ मसाइल का शिकार हैं। हमने इससे पहले मेरे सवाल में भी बात की है उस हवाले से, और वो ये है कि पिछले साल का रिजल्ट अब तक आया नहीं, जो 2024 फरवरी के अंदर एग्जाम्स हुए थे, और अब 15 अप्रैल को नेक्स्ट एग्जाम जो है वो स्केड्यूल्ड है। तो इट्स बिन अ ईयर, पिछला रिजल्ट नहीं आया। यूजुअली कॉमन प्रैक्टिस होती है कि 8-9 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो जी बिल्कुल, ये हमने इस पे किया है, और बड़ी तफसील से हमने बात की थी, ज़्यादा तफसील से नहीं की थी, लेकिन थोड़ी सी बात हमने की थी मेरे सवाल में, और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है लोगों को। ये कंसर्न, देखिए मुझे तो कंसर्न इसलिए है कि मैं जानता हूँ लोगों को जो सारी ज़िंदगी ख्वाब बुनते हैं कि वो बड़े होंगे, पढ़ेंगे, CSS के एग्ज़ाम में बैठेंगे, पास होंगे, और पाकिस्तान में एक अच्छी जॉब करेंगे। देखिए पाकिस्तान में 2-3 नौकरियाँ ही हैं ना, या फौज में चले जाएं आप, या आप किसी ऐसे डॉक्टर बन जाएं, या आप किसी अमीर और टाउट वकील के घर में शादी कर लें और उसकी बुनियाद पे आप जज लग जाएं। ये दूसरी नौकरी है। तीसरी नौकरी जो है, जो इस पे मेरिट पे पाकिस्तानी नौजवान पढ़े लिखे, वो है CSS कर लें और एक इज्जत के। हालांकि CSS का जो इनका निज़ाम है ना, इनके इम्तिहान का, वो इंतहाई घटिया है, बसीदा है,
पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। कहीं हो सकता है किसी अफ्रीकन कंट्रीज में, गैर तरक्की याफ्ता अफ्रीकन कंट्रीज में इस तरह का घटिया निज़ाम हो इम्तिहानात का, अजीब व गरीब अल्फाज अंग्रेजी के, गुलामाना ज़हनियत है ऊपर बैठने वालों की, पेपर बनाने वालों की, पेपर चेकर की, उनको पता ही नहीं है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। वो लंबा सा मुश्किल सा अंग्रेजी का लफ्ज दे देंगे, इसका मतलब बताओ। इसका निज़ाम बदलना चाहिए, इम्तिहान लेने का तरीक़ेकार को बदलना चाहिए। मैं घटिया से ज़्यादा घटिया लफ्ज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं घटिया का लफ्ज बार बार इस्तेमाल करूं ताकि शायद घटिया अल्ट्रा प्रो मैक्स नहीं, वो फिर उसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आ जाती है। ये तो पता नहीं 1932 में या 1886 में जो किसी बुढ़े अंग्रेज ने कोई बनाया था निज़ाम, उसी पे मक्खी में मक्खी मारते 150 साल बाद भी लगे हुए हैं। तो कुछ शर्म करें, इतनी इतनी आप तनख्वाहें लेते हैं, इतने इतने बड़े ओहदे हैं आपके पास, और आप एक निज़ाम ही, एक इम्तिहान का निज़ाम ही इतना अच्छा नहीं ला सकते जो मॉडर्न, जो बच्चों, ये जो हम सिस्टम की क्या 20-25 साल के बच्चों को अगर आप मुश्किल अंग्रेजी के लफ्ज का मतलब पूछेंगे तो आप सोचें आप क्या तैयार करके भेज रहे हैं फील्ड में। फिर वो फील्ड में जाके सेल्फियां बनाते हैं अपनी, गाड़ी मुझे नहीं मिल गई है, और ये सोच है यार, आप उसकी सोच कौम का खादम बना के भेजें, अवाम का खादम बना के भेजें उनको। वो सोच तभी आएगी जब आप पहले इम्तिहानी निज़ाम उनका ठीक करेंगे। अच्छा, एक तो वो ठीक नहीं है, दूसरा ये कि आप इस FPSC का सबसे बड़ा जो इसका काम है वो है CSS का एग्जाम लेना, सबसे बड़ा काम। और उसका अब 1 साल हो गया आपने एग्जाम लिया, उसमें 15,200 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, कैंडिडेट्स, उनका आप नताइज ही तैयार नहीं कर सके, तो आपसे बड़ा नालायक कोई है इस मुल्क में। और आप अगला एग्जाम आ गया है, फर्ज करें उनमें से कुछ बच्चे बच्चियां पास हो जाते हैं, तो वो इसमें क्यों बैठे? वो फिर दोबारा मेहनत करें, कोई नौकरी कर रहा होगा, किसी ने छुट्टियां लेनी होगी, किसी ने कुछ करना। आप इतनी नालायकी आपके अंदर, और आप फिर नौकरी छोड़ दें, और किसका कौन सा सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ, ये भी उसमें दोबारा कौन सा पेपर देना है, उसकी तैयारी करनी है। कौन सा, वो तो सारे देने पड़ेंगे ना। अगर बात है कि उसमें कंपल्सरी होते हैं कुछ, बात ये है कि आपका एक काम था सिर्फ, आपने CSS के एग्जाम लिए, उसके नतीजे आपने अनाउंस करने थे, वो नहीं किया, फेल हो गए, घर जाए, सिंपल। क्यों चिमटे हुए हैं नौकरी को भी, इस मुल्क को भी जोंक की तरह आप चिमटे हुए हैं। 35-35 40-40 साल आप जोंक की तरह चिमटे रहते हैं इस मुल्क को, और फिर मजीद एक नौकरी कर लेते हैं। बस करें यार, कोई 40s में 50s में लोगों को आने दें जिनको पता हो दुनिया किधर जा रही है, जिनको पता हो एल्गोरिथम क्या होता है। इनको पूछे तो एल्गोरिथम क्या है, जो पेपर बनाने वाले हैं, पूछे इनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनसे पूछे डीप सीक क्या है। ये कहेंगे डीप सीक है मतलब गहराई में जाके तलाश करना, मतलब ये। और डीप सीक ने एक दिन में नास्डेक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज $1 ट्रिलियन का नुकसान कर दिया। इनको पूछे कि $1 ट्रिलियन कितने होते हैं पेपर बनाने वालों को, और सारी जो मैनेजमेंट टॉप की बैठी हुई है FPSC की, उनसे पूछे। नहीं, इनको $1 ट्रिलियन का नहीं पता। अच्छा। इनको अरबों रुपयों का पता है कैसे बनाने हैं, कहाँ प्रॉपर्टी है, कहाँ जाके प्लॉटों पे पता करना है। छोड़े खैर इस बात को, मैं ये बात कर रहा हूँ कि शर्म करें और रिजाइन कर दें, कम से कम ये कम से कम करें, क्योंकि अदालत से आज फैसला महफूज हुआ है हाई कोर्ट में। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये सुन रहे थे केस, तो और उन्होंने तलब भी किया हुआ था उन्हें, ठीक है, तलब किया था, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेन काम है, बहुत सारे एग्जाम लेते हैं, मेन है CSS जो क्राउन है FPSC का सबसे बड़ा इम्तिहान। वो फ्लॉड है, वो फ्रॉड भी है, वो घटिया निज़ाम है, लेकिन एक वो सबसे बड़ा इनका है क्राउन, फेदर इन द कैप। वो आप फेल हो गए उसमें, तो आप अब छोड़ दें अपने ओहदों को, घर जाएं। ठीक है। और ये लोगों के मुस्तकबिल, बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें। इस मुल्क में पहली अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें उनसे भी मायूस ना करें कि वो वहां से भी वो फिर मुल्क से फरार हो जाएं। तो बस करें, इस मुल्क की आप जान छोड़ दें। आपने टैक्स पेयर्स के पैसे 35-35 40-40 साल खाए हैं, अभी पेंशनें भी ले रहे होंगे, एक और नौकरी करने की क्या जरूरत है यार। आप पेंशन पे गुजारा करें। गोल्फ कोर्स आपको हमने बना के दिया हुआ है, वो भी हमारे टैक्स के पैसों से घास कटती है, वहां पे पानी दिया जाता है उसको, और वहां पे कैडीज जो हैं आपके वो स्टिक्स उठा के फिरते हैं। टी ऑफ करें, सही है, हैप्पी आवर करें, मौज करें यार। ये 30s 40s 50s के लोगों को पे छोड़ दें, ये मुल्क आपसे बेहतर चला लेंगे। बस करें। बहुत मुश्किल होता है एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, तो मैं ये मेरा रिजल्ट का, तो बस करें नहीं कहें। ऑलराइट, तो बहुत ज्यादती कर रहे हैं ये इस मुल्क के निजाम के साथ और इस इदारे के साथ। ठीक है। और मोहसिन अख्तर साहब
ने एक बहुत अच्छा बात कही है, उनके इस मुल्क के तमाम इदारे, पार्लियामेंट और जुडिशरी और एग्जेक्टिव कोलैप्स कर चुके हैं। तो इस बात पे मैं उन्हें, इस बात पे तो मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, और इस बात पे भी मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने कम अज़ कम उनके मुंह से जुडिशरी का नाम तो निकला। और मेरा उनसे गुजारिश ये है कि वो दिन रात जुडिशरी की बात किया करें, ज़्यादा अच्छा लगेंगे। वो जुडिशरी का जितना गंद है वो सारा दिखाएं, वो दिखाएं जजेस किस किस जर्नल की सिफारिश से लगते रहे हैं माजी में, किसी के कोई किसका कौन सा रिश्तेदार जर्नल था, किसका कौन सा रिश्तेदार बहुत बड़ा टाउट वकील था या जज था पहले, और वो फिर जज ही उनको मिल गई दामादी में। ये जो आपके ज़हन में नाम चल रहे होते हैं ना, ये किसी दिन मैं जानना चाहूंगी। हाँ, किसी दिन आप जान लीजिएगा। तो दूसरा ये कि उन्हें चाहिए, उन्हें कहें कि जिन जजेस ने इस मुल्क के वजीर आजम को फांसी पे लटकाया एक डिक्टेटर के कहने पे, फिर डिक्टेटर्स के कहने पे इक़्तिदार से निकालते रहे वज़ीर आज़म को, क्योंकि 58(2)B ख़त्म कर दी थी पार्लियामेंट ने, तो फिर अदलिया को इस्तेमाल किया गया टिश्यू पेपर की तरह। तो उनकी तस्वीरें उतरवाएं जो जिन अदालतों में लगी हैं, और उनके खिलाफ बात किया करें, उनको क्रिटिसाइज किया करें, जिस तरह हम अपने एंकर्स को क्रिटिसाइज करते हैं जिन्होंने नफरत फैलाई इस मुल्क में, जिन्होंने झूठ भरा लोगों के ज़हनों में, और जो आज भी डॉलर कमा रहे हैं झूठ और नफरत बेच के अपने बच्चों को झूठ और नफरत की कमाई खिलाते हैं। तो अल्लाह ताला भी तो एक दिन उनके से हिसाब लेगा ना। बिल्कुल। आप वाली स्टोरी पे आ जाएं जो आपने शुरू में मेंशन की थी, और मैंने आपसे कहा था कि उससे ज्यादा कुछ अहम चीजें जिन पे मैं बात करना चाहूंगी। अमेरिका पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है, IMF पाकिस्तान, इमरान खान। IMF जो है बहुत, मैं तो बहुत मुखालिफ हूँ। IMF मिशन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, ये पहले बता देते हैं। IMF एक ऐसी लानत है जिससे हमारे मुल्क का छुटकारा हो जाए तो बड़ी बड़ी बात है। हो भी गया था 2017 में, लेकिन फिर बहुत जोर से तब्दीली आई एक ग्रुप ऑफ जजेस और जनरल्स और जर्नलिस्ट को, और उसके बाद देख लें क्या हो रहा है। फिर IMF है, और फिर हम हर किस्म की शराइतें हैं, हर मामले में उसने टांग को सेड़ी हुई है। आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलने चले गए, और ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ, ये इसका जिक्र अभी बाहर नहीं आया कि उन्होंने इमरान खान के केसेस के बारे में बात की है। आप देखें IMF की जरूरत कि वो सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से जाके इमरान खान के केसेस पे उन्होंने बात की है, और जिस पे चीफ जस्टिस ने उन्हें बताया कि हम आपको हर बात बताने के पाबंद नहीं है, हमारी अदलिया आज़ाद है, या जिस तरह भी है। और उन्होंने जो लोअर कोर्ट्स के जो फैसले हैं, लोअर कोर्ट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली दे फॉल अंडर हाई कोर्ट्स। तो इसका मतलब बात तो हुई है ना लोअर कोर्ट्स के बारे में। तो ये बात क्यों हुई है, और IMF का क्या काम है कि वो इमरान खान के बारे में आके बात की? इसलिए कि हम मजबूर हो गए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, कर्ज अदा करने के पैसे नहीं रहे, हम भीख मांगते हैं, कर्ज लेते हैं। तो वो अपनी शराइत मान रहे हैं, वो मर्चेंट ऑफ वीनस बने हुए हैं। हाँ, जो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश हमारे जिस्म से निकालना चाहते हैं। हर मामले में पार्लियामेंट कैसे चलेगी, अदलिया कैसे चलेगी, मीडिया कैसे चलेगा, एग्जेक्टिव कैसे चलेगी, स्टेट बैंक कैसे चलेगा, टैक्स कैसे लगेगा। जी, दैट इज व्हाट वी कॉल सॉफ्ट पावर। ये सॉफ्ट पावर है, ये तो ब्रूट डर्टी पावर है। इससे ज्यादा और क्या हो सकती है? आगे अब जहाजों से हमला कर देंगे हमारे ऊपर। ये सॉफ्ट पावर ये नहीं होती, वो इससे आगे निकल गई है बात। सॉफ्ट पावर तो होती है कि आप डिप्लोमेटिकली कोई मैसेज कन्वे करें और पता ही ना चले किसी को बाहर। तो पब्लिकली जाके चीफ जस्टिस से पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में IMF का वफ्द चीफ जस्टिस से मिला और जाके बात कर रहे हैं इमरान खान के केसेस पे। और फिर दूसरी उन्होंने जो ऑफिशियली फिर बात की है, चीफ जस्टिस साहब ने जर्नलिस्टों से बात की है आज, और उसमें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है कि वो उनको प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हमसे बात कर रहे थे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो जो हमने कहा उनके हमारे एजेंडे पे आई हैं इस्लाहात। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट वही जो मैंने आपको बताया कि जजेस को बड़ा शौक होता है ना हुकूमत करने का और हुकूमती मामलात में दखल देने का, फैसले दिए जिससे हमें इंटरनेशनली जुर्माने हुए। तो वो आप बातें देखें ना कहाँ से अपनी हाथों से लगाई हुई गिरें दांतों से खोलनी पड़ती हैं। यही हम बताते रहे पिछले 20 साल से, यही हमारी बातें नहीं समझी जाती थी। कभी कोई जज आ जाता है, कभी कोई जर्नल आ जाता है, कभी कोई जर्नलिस्ट आ जाता है, कभी कोई सियासतदान आ जाता है जो कहता है कि बस हाइब्रिड निज़ाम चलेगा। सियासतदान भी ये कहते रहे ना, खान साहब ने यही किया ना, तो अब उसका अंजाम हमारे सामने है। तो उन्होंने ये बातें की हैं। फिर उन्होंने जस्टिस यही अफरीदी साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने उनसे पूछा गया कि ये जो जजेस खत लिख रहे हैं हाई कोर्ट्स के, उन्होंने कहा कि आदतें खराब हुई ठीक हुई होने में टाइम लगता है। तो वो मैसेज उन्होंने दे दिया है।
और हाई कोर्ट के जजेस को, और उन्होंने कहा कि पुरानी आते हैं, हम इनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं। तो काउंसलिंग मैं सोच रहा था इस्लामाबाद में कौन कौन से मशहूर साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोथेरेपी हो रही है या किस तरह की साइको काउंसलिंग हो रही है, क्या हो रही है काउंसलिंग, या दोनों हो रही हैं। तो अब ये तो डिटेल नहीं पता चली, लेकिन है ज़रूरी, ये बात ठीक है, काउंसलिंग ज़रूरी है जजेस की। और फिर उन्होंने कहा कि फिर एक और बात बड़ी मज़ेदार जो मुझे पता चली है, इसका मुझे नहीं पता उन्होंने जैसे ये अफरीदी साहब ने जिक्र किया या नहीं किया, उन्होंने जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो उन्होंने बाइकआउट किया है, वो भी तो ट्रेड यूनियन बनाई हुई है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, तो उन्होंने अपने ही एक 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है अलग से और अपने वो बाइकआउट की सियासत कर रहे हैं। तो उन्होंने वो वहाँ पे बाइकआउट करने के लिए जब उन्होंने कहा तो उनको रोका यही अफरीदी साहब ने, और उन्होंने कहा कि आप बाइकआउट ना करें आपने, और फिर उन्होंने बताया कि आप लोग काम नहीं कर रहे, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट से मियां गुल हसन औरंगजेब को क्यों सुप्रीम कोर्ट ला रहा हूँ, इसलिए ला रहा हूँ कि कॉर्पोरेट केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आप सुन नहीं रहे, आप लोगों को छुट्टियों से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को सियासत से फुर्सत नहीं। सियासत वाली बात शायद उन्होंने नहीं कही, लेकिन मतलब यही था कि आप लोग ये सियासत कर लें, छुट्टियां कर लें, काम ना करें, रिफ्यूज करते रहें, तो वो केसेस तो पढ़े हैं ना, सैलरी लेने से तो इनकार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की गाड़ी में बैठने से इनकार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए घर में रहने से इनकार नहीं किया, काम नहीं किया, काम नहीं करना, खत लिखने हैं, सियासतें करनी है, सियासी जमात के वर्कर बनना है, बनते रहे। तो वो यही अफरीदी साहब ने उनको वो बातें सुनाई और वो उन्होंने सुनी और लेकिन फिर भी चले गए, उठ के बाइकआउट कर दिया उन्होंने। तो मसला क्या था? मसला था कि जस्टिस बाकर नजफी जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं और जस्टिस एक और हैं, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, तो वो दोनों जजेस की, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का ख्याल था कि शायद उनको एलिवेट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो वहाँ चीफ जस्टिस के लिए भी कंसिडर नहीं हुए लाहौर हाई कोर्ट में। तो यही अफरीदी साहब का मौक़िफ़ ये था कि जब वहाँ हमने उनको कंसिडर नहीं किया चीफ जस्टिस के लिए, तो क्योंकि जो भी वजूहात थी उनके खिलाफ शिकायतें थी, तो हम उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कंसिडर नहीं करेंगे, उन्होंने नहीं किया। तो जो अजम्पशन पे जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस मंसूर ने, इतने बड़े बड़े जजेस और अजम्पशन पे चलते हैं, अजम्पशन पे बाइकआउट करके वो तो उनका नाम ही कंसिडर नहीं हुआ, ना वो आए हैं ना वो सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं। और दूसरा ये इशू था कि जो सरफराज जोगर साहब जजेस की सीनियरिटी से रिलेटेड, जी बिल्कुल, और मियां गुल हसन औरंगजेब उन्होंने कहा अभी भी सीनियरिटी की लिस्ट पे हैं, और सरफराज अभी एक और बड़ी हमारे जो सुहेल रशीद साहब जो समा के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे मेरी बात हो रही तो उन्होंने बताया कि आखिर में जय अफरीदी साहब जब उठ के जा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि इस्टेब्लिशमेंट का कितना दबाव है अदलिया पे फैसलों के लिए और इन जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से। उन्होंने मुड़ के बहुत सीरियस लहजे में कहा, उन्होंने कहा आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कल के हमारे हाई कोर्ट के जजेस के बारे में जो हमने फैसला लाहौर हाई कोर्ट का, वो इन्हीं 2 जजेस की बात कर रहे थे जिसकी एजम्पशन पे मुनीब और मंसूर उठ के गए, और मुनीब और मंसूर जिस तरह हाई कोर्ट्स में पहुंचे हैं और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, ये कहानी फिर सही। तो इस्टेब्लिशमेंट को वो उंगली उठाए जिसके 3 उंगलियां अपनी तरफ ना उठती हों, बेहतर यही है। और मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह करे ऐसे जजेस आए जो शुरू से लेकर आखिर तक इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़े बगैर पहुंचे और फिर स्टैंड लें, और अच्छा स्टैंड, लड़े ना, प्यार मोहब्बत से इस मुल्क को आगे लेके चलें। और ये सबको करेक्शन करनी पड़ेगी, अदलिया को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, मीडिया को भी, पार्लियामेंट को भी, और एग्जीक्यूटिव को भी, जो ब्यूरोक्रेसी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सरफराज जोगर साहब का भी फाइनली हुआ सीजे का, और उस पर ये सीजी साहब ने आज क्लियर किया है कि उस पर भी वो उन पे ऑब्जेक्शन हुई है, तो अभी वो देखेंगे, वक्त आएगा। मियां गुल हसन जो हैं वो अभी भी उस पैनल में हैं, 3 जो सीनियर मोस्ट हैं ऑफ हाई कोर्ट। जी राइट जी। ऑलराइट, कुछ और कहना चाहेंगे आप? या आज के लिए मैंने मीटिंग के लिए जाना है, ठीक है, क्योंकि आपकी मीटिंग है तो आज क्लोज करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हाफिज।